हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट पर। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो में क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखे थे और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चन को किए थे। उसको करने के बाद, उस टॉपिक को करवाने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका एग्जाम में मिनिमम 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के कंसेप्ट क्या हैं और इस चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन सभी चीज़ों का जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए और वो भी मैथ में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। अगर नए स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से आज जुड़े हुए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का कंसेप्ट ले सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समानांतर श्रेणी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि समानांतर श्रेणी कहते किसको हैं, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उनके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे कि समानांतर श्रेणी कहते किसको है। जब तक हम समानांतर श्रेणी के टर्म को नहीं पकड़ेंगे, कहते किससे हैं, जब तक हम समानांतर श्रेणी को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ये समानांतर श्रेणी आखिर बना कैसे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब जाकर के आप उस चीज़ को समझ पाइएगा जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, बताते हैं कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगे जो शायद आप इग्नोर करते होंगे, या आपको टीचर डायरेक्ट फार्मूला बताते होंगे कि हाँ, ये फार्मूला आपको लगाना है और इसको सॉल्व करना है। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आप जो फार्मूला लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और ये कैसे आया है, उसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करवाएंगे। और उम्मीद है कि आज जो इस वीडियो को देख लेंगे, उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस सिर्फ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप समानांतर श्रेणी की जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप उसे इजी वे में सॉल्व करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। चलिए, पहले समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं हम उसे डिफाइन कर देते हैं। तो समानांतर श्रेणी को बोलते हैं कि संख्याओं का समानांतर श्रेणी या श्रेणी किसको बोलेंगे, हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो समानांतर श्रेणी हम बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें
जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। हम क्या बोल दिए कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का, बस हर एक टर्म को देखिएगा और समझिएगा। हम क्या लिखे कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद, जितने भी पद उसमें आएंगे, वो अपने प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या, मतलब प्रत्येक पद जो आएगा इसमें अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, क्या बोल रहे हैं देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, जोड़ने पर प्राप्त होता है। वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। और हम इसी में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दिए हुए हैं, एक निश्चित संख्या, क्या बोले हुए, एक निश्चित संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह निश्चित संख्या क्या कहलाएगा, यह निश्चित संख्या जिसको कि जोड़ने पर क्या होता है, जिसे जोड़ने पर, यह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है, उसे सार्व अनुपात, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या डी से दर्शाते हैं। बात समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोले कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, वह संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। यहाँ तक जानने के बाद अब जो हम यहाँ पे एक निश्चित संख्या की बात बोले हैं, जिसे कि जोड़ने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, सार्व अनुपात कहलाता है, जिसे हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा। इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा कि क्या होता है समानांतर श्रेणी, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिए 1 6 6 11 1 6 11 16 21 ... हम क्या बोले, अब देखिए हम क्या बोले हैं, समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन में ही हम लिखा है कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है। आप देख रहे हैं बहुत सारी संख्याएं, 1 6 11 16 21 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हम बताए हैं कि समानांतर श्रेणी, आपको लिखा है डेफिनेशन में कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद
अपने पहले पद से, अगर ये पहला पद को छोड़ दीजिए तो प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब देखिए कि एक में अगर हम एक से स्टार्ट किए तो फिर क्या आया, 6 आया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना जोड़े हैं, +5 को जोड़े हैं। तो यही लिखा है हम डिफिनेशन में कि प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो आप खुद देखिए तो समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो आप देखिए कि हम यहाँ पे 5 जोड़े तो 6 प्राप्त हुआ, फिर +5 निश्चित संख्या की बात हो रही है, मतलब सभी टर्म में कितना ऐड होगा, +5 ही ऐड होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। आप देखिए यहाँ पे भी +5 हुआ, फिर यहाँ पे +5 हुआ, +5 को ऐड किए तो 21 बना। अब इनकेस इसके आगे वाला टर्म क्या होगा आप बता सकते हैं, +5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि हम बताए हैं कि प्लस की एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर क्या होता है, समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है। और हम क्या लिखा है देखिए कि यह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनुपात बोलेंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सार्वनुपात क्या हो जाएगा, इस श्रेणी में सार्वनुपात आपका क्या होगा, सार्वनुपात क्या होगा, 5 हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले ही आपको डिफिनेशन लिखवा चुके हैं कि सार्वनुपात किसे बोलते हैं और समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। इसमें आप एक टर्म जान लीजिए, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हम ले लिए 25, 23, 21, 20, 19, 17 ... अब आप बताइए कि क्या यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। तो आप देखिएगा हम क्या बोले हैं कि प्रत्येक संख्या में जो समानांतर श्रेणी जो प्राप्त होता है, हम क्या डिफिनेशन आपको बार बार बोल रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है। क्या बोले हैं कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है, देखिए बहुत सारी संख्या हैं, ये संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक पद, पहला पद तो आपको छोड़ दीजिए, प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। आप देखिए कि 25 के बाद मेरा क्या आया, 23 आया। तो इसमें आप कितना जोड़े होंगे बताइए। तो इसमें क्या हो गया, -2 को ऐड किए होंगे, ठीक है। 25 में कितना ऐड किए, -2 को ऐड किए तो कितना प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। फिर 23 में कितना ऐड किए, -2 ऐड किए तो कितना प्राप्त हुआ, 21 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 21 में -2 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे -2 प्राप्त जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा। इनकेस आपको आगे लिखना है तो इसमें फिर -2 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में क्या किए, एक निश्चित संख्या को जोड़े, और यही निश्चित संख्या आपका क्या कहला जाएगा, सार्व अनुपात कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते थे, बोले डी से दर्शाते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। बात समझ में आया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। सभी कंसेप्ट को समझिए, बारीकी से समझिए, जो कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल ले लिए 6, 6, 6, 6, 6 ... अब आप बताइए कि क्या ये जो संख्या लिखी हुई है, बहुत सारी संख्या है, तो इसी कारण हम लोग हमेशा बोलते हैं संख्याओं का एक समूह। अब आप बताइए क्या ये संख्या समानांतर श्रेणी में है, बताइए आप कि क्या ये एक संख्या समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का जवाब आएगा या बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जवाब देंगे कि सर ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, और हम इसे बोलेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है। तो आप देखिए कि ये समानांतर श्रेणी में कैसे है। हम डिफिनेशन में क्या लिखा है, हम डिफिनेशन में लिखा है कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें से प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर समानांतर श्रेणी आता है। तो
क्या बोले, यहाँ देखिए पहला पद 6 हो गया, इसमें कितना जोड़े तो 6 प्राप्त हुआ 0, इसमें कितना जोड़े तो 6 प्राप्त हुआ 0, इसमें कितना जोड़े तो 0, और इसमें कितना जोड़े तो 0। तो क्या हो गया, ये सभी समानांतर श्रेणी में है। तो आप बता दिए, हम यहाँ पे सभी संख्या, निश्चित संख्या यहाँ पे क्या हो गया 0 0 0 और 0। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे सार्व अनुपात क्या है, सार्व अनुपात कितना है 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी समानांतर श्रेणी में है, जिसका कि सार्व अनुपात क्या है 0 है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, समानांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप बताइए 1 3 3 6 8 13 ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं, ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो अब आप देखिए, हम बड़ी डिफिनेशन आप फिर अप्लाई करिए कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें से प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आता है। तो आप देखिए, ये पहला टर्म हो गया, इसको छोड़िए, इसमें कितना जोड़े तो ये प्राप्त हुआ 2, इसमें कितना जोड़े तो प्राप्त हुआ 3, और इसमें फिर कितना जोड़े तो 2, इसमें कितना जोड़े तो 5। आप देख रहे हैं हम डिफिनेशन में लिखाए हैं कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, आप देख रहे हैं एक निश्चित संख्या है क्या, इसमें किसी में 2 जुट रहा है, किसी में 3 जुट रहा है, किसी में 2, फिर किसी में 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या निश्चित नहीं है। अतः यह श्रेणी यह संख्याओं का समूह क्या होगा, यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समानांतर श्रेणी के कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इसे समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित संख्या से ऐड नहीं हो रहा है। कहीं पे 2 ऐड हो रहा है, कहीं पे 3 ऐड हो रहा है, कहीं पे 2 ऐड हो रहा है और कहीं पे 5 ऐड हो रहा है। इसी कारण यह जो दी हुई श्रेणी है यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी होने की शर्तें क्या है कि कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या समानांतर श्रेणी, इसी को शॉर्टकट में आपका लिखा हुआ रहता है एपी, जिसका कि हम लोग फुल फॉर्म बता दिया आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी में होने की शर्तें क्या है, इसकी शर्तें क्या है। समानांतर श्रेणी में कोई दिया हुआ श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसकी शर्तें क्या है। आप कैसे जानिएगा कि दिया हुआ श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं, उसके लिए चलिए देखते हैं क्या शर्तें हैं। मान लीजिए कि A1, ठीक है, क्या बोले कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। मान लीजिए कोई श्रेणी आपको दिया हुआ, यदि एक श्रेणी आपको दिया हुआ है, क्या A1 A2 A3 A4 A5 ... मान लीजिए n टर्म तक दिया हुआ है, n टर्म तक आपको दिया हुआ। ये एक श्रेणी आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। तो हम बोलेंगे कि दिए हुए जहां पे क्या है आप बताइए, यहाँ पे पहले ये जान लीजिए A1 क्या है। चलिए पहले आपको हम लिखेंगे A1 यहाँ पे क्या है, पहला पद है। A2 को क्या लिखेंगे, दूसरा पद। सिमिलरली A3 क्या हो जाएगा, तीसरा पद। A4 क्या हो जाएगा, चौथा पद। इसी प्रकार आगे जाएगा और ये क्या कहला जाएगा, आपका अनवा पद कहला जाएगा। बात समझ में आया। अब दिए हुए श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं, इसके लिए हम लोग देखेंगे शर्त। दिए हुए श्रेणी समानांतर श्रेणी में
होंगे होंगे यदि यदि कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है। कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। ठीक है, यहाँ पे फिर डॉट डॉट, ये किसके बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, सार्व अनुपात के बराबर होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि दिया हुआ कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में तभी होगा जब जब उस श्रेणी के क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस, क्रमागत संख्याओं का, किसी भी क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस उसके सार्व अनुपात के बराबर हो। मेरे सेंटेंस को गौर से सुनिए, क्या बोले कि कोई भी दिया हुआ श्रेणी समानांतर श्रेणी में तभी होगा जब उस श्रेणी के किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या हो, उसके सार्व अनुपात के बराबर हो, तभी वह श्रेणी क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। मीन्स आपको क्या देखना है कि दिए हुए श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, तो उसके लिए आपको चेक करना है इस कंडीशन को कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। अगर इन सभी का डिफरेंस आपके बराबर आ रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि दी हुई संख्या क्या चीज में है, समानांतर श्रेणी में है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको बात समझ में आएगा। शर्त यही है, ये जो शर्त है, शर्त यही है, ठीक है, यही शर्त है। और इसी शर्त को फॉलो जो भी श्रेणी कर लेगा वो सभी क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक 3/2 4 2 के बाद हम ले लेते हैं 5/2, फिर 3, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो श्रेणी आपको दिया हुआ है, ये बतलाना है आपको कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो आप क्या करिएगा, हम शर्त क्या लिखा है, शर्त क्या लिखा है आपको कि चेक करना है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर होना चाहिए। सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये बराबर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम पहले ही डिफिनेशन में लिखा दिए हैं कि कोई भी संख्याओं का समूह समानांतर श्रेणी में तभी होंगे जब कि उसका प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो। वह संख्या क्या कहलाएगा, वह श्रेणी क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ये हम बात कर दिए हैं। इसी कारण हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं और एक निश्चित संख्या के बराबर अगर होगा तभी वह क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो हम इसका चेक करेंगे कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आप बताइए कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला पद मानेंगे A1, इसको क्या लिख सकते हैं A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। तो इसको चेक क्या करेंगे, हम देखेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1। इसको जब करिएगा सॉल्व तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2। तो इसका मान क्या आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब चलिए हम फिर निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 क्या आ गया, A4 का मान कितना है 5/2 माइनस 2 कितना आ गया 1/2। और निकालना है आपको तो निकाल लीजिए A5 माइनस A4, A5 का मान क्या है 3 माइनस 5/2। तो इसका मान कितना आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं सभी का मान क्या हो रहा है 1/2 के बराबर है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2
बराबर A4 माइनस A3 डॉट 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 बराबर क्या है 1/2। और यही जो एक निश्चित संख्या आ रहा है, ये जो एक निश्चित संख्या आ रहा है, यही एक निश्चित संख्या आपका क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, सार्व अनुपात कहलाएगा। ठीक है, अब आप बोल सकती हैं कि दी हुई श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, बस ये टर्म आपको जो हम कंडीशन लिखाए हैं, ये वाला कंडीशन शर्तें, ये शर्त आप याद रखिएगा। अगर ये शर्त आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि दी हुई संख्या, दी हुई श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम आपका लें, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लीजिए तो -3 4 6 0 7 8। आप बताइए ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम निकालेंगे, इसको हम A1 मान लेंगे, ये A2, ये क्या होगा A3, ये A4, ये क्या होगा A5 और A6। तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 की जगह 4 माइनस A की जगह -3, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 बराबर 7। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान हो गया 6 - 4 बराबर 2। अब हमें दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 का मान कितना आया 7 और A3 माइनस A2 का मान कितना आया 2। तो हम बोलेंगे कि A2 यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे दिए हुए श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आया, बिल्कुल आसान सा तरीका है बताने का कि वो समानांतर श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे। बस कंस्टिट्यूटिव लगातार संख्याओं का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है, सार्वनुपात के बराबर आ रहा है, तो वह संख्या आपका, वह श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो दिए हुए श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये इतना सा कंसेप्ट है, ये यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा संख्या समानांतर श्रेणी में है और कौन सी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है और कौन सी श्रेणी नहीं। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। बस बिल्कुल कंसेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन खुद ब खुद आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज में कंसेप्ट ही पावर होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा चीज है जिसे आप कभी रट नहीं सकते। अगर मैथ को आप रटने की कोशिश करिएगा तो मैथ से ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा। इसलिए मैथ को आप समझिए, मैथ को महसूस करिए, तभी मैथ का मजा आप ले पाएंगे। अगर मैथ को आप रटने की कोशिश करिएगा तो फिर मैथ आपको जिंदगी भर रुलाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कहते हैं, एक चीज आपको डिफाइन करते हैं कि यदि किसी, क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा आपका, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार अनुपात D हो तो श्रेणी क्या होगा। तो श्रेणी जो होंगे, आप देखिए समानांतर श्रेणी का अगर दो चीज आपको मालूम हो जाए, समानांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अगर आपको दो चीज मालूम हो जाए, क्या, एक पहला टर्म आपको मालूम हो जाए, पहला पद मालूम हो जाए, और दूसरा क्या मालूम हो जाए, सार्व अंतर, क्या बोल रहे हैं, अनुपात नहीं, सार्व अंतर। अगर अनुपात बोले होंगे तो वहां पे अंतर आप कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे, अगर सार्व अंतर D मालूम हो तो आप कोई भी समानांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो टर्म याद मालूम होना चाहिए, क्या क्या, एक पहला पद और दूसरा सार्व अंतर। तो आप श्रेणी लिखिएगा। क्या कर रहा है, अगर यदि किसी समानांतर श्रेणी का आपको पहला पद मालूम हो,
पहला पद ए मालूम हो तथा सार्वंतर डी मालूम हो तो श्रेणी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या होगा, पहला पद क्या होगा ए, और हम डिफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती है वैसे संख्याओं के समूह को समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम निश्चित संख्या यहाँ पे आपको बता दिए कि वही निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। तो अगर श्रेणी का पहला पद हमको मालूम है तो हम क्या करेंगे, निश्चित संख्या को जोड़ेंगे अगले पद के लिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। फिर क्या होगा ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर क्या होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d में फिर d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4d डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया क्या लिए? अगर किसी श्रेणी आपको मालूम करने के अगर दो चीज आपको दे दिया जाए, पहला पद और सार्व अंतर मालूम हो जाए, तो आप कोई भी ही श्रेणी आप मालूम कर सकते हैं, समानांतर श्रेणी मालूम कर सकते हैं। तो पहला पद हमको मालूम था ए, अब सार्व अंतर मालूम है तो दूसरा पद हम आराम से मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ए प्लस डी, डिफिनेशन भी आपको बताए थे कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो हम डी को जोड़े, फिर इसमें डी को जोड़े, देखिए यहाँ पे डी को जोड़े तो ए प्लस डी प्राप्त हुआ। फिर इसमें क्या करेंगे डी को ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी को ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d होगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस डी को तो ए प्लस 4d, इसी प्रकार चलते जाएगा। तो ये जो रूप आया, ये जो संख्या प्राप्त हुई आपको क्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यही आपका समानांतर श्रेणी का क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, मतलब समानांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म कहलाता है। क्या समझ रहे हैं, जनरल फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं समानांतर श्रेणी का समानांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं व्यापक रूप। चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। आपको अगर दो टर्म मालूम है तो कोई भी समानांतर श्रेणी आप मालूम कर सकते हैं। अब चलिए जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक ये भी इस कंसेप्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद आपको दे दिया हुआ रहेगा तथा सार्वंतर भी मालूम रहेगा। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा, बताइए इसमें कौन सा समानांतर श्रेणी है। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज और इस पे ऐड करिएगा तो आपको पता होगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए, हम करवा ही देते आपको। मान लीजिए किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद आपको दिया हुआ है, पहला पद आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, पहला पद 5 दिया हुआ है तथा सार्व अनुपात मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। सार्व अनुपात 2 हो तो श्रेणी क्या होगा पूछ देगा। तो श्रेणी क्या होगा, तो समानांतर श्रेणी क्या होंगे, तो समानांतर श्रेणी क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बात समझिए, क्वेश्चन बस डाटा चेंज कर सकता है, क्वेश्चन का टाइप यही आएगा, बस इतना समझिए। कंसेप्ट को पकड़िए, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाइए, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए, आप इजी वे में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 5 तथा सार अनुपात 2 हो तो वह श्रेणी क्या होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आपको जो कंसेप्ट बताएं, क्या बताएं, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, यही जनरल फॉर्म है। पहला पद क्या है 5 है ना, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। पहला पद लिखिएगा, पहला पद क्या है 5 है तथा सार अनुपात क्या है 2, मतलब 2 को क्या करना, ऐड करते जाना है। तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 के बाद 2 जोड़िएगा तो 9, उसके बाद 9 में 2 जोड़िएगा 11 में 2 जोड़िएगा 13 में 2 जोड़िएगा 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। टाइप फर्स्ट आपको बता दिए, पहला क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है। फिर मान लीजिए
नेक्स्ट टाइप आपसे क्वेश्चन करेगा, समानांतर श्रेणी का अनुमा पद मालूम करना। आपको क्या करना है, समानांतर श्रेणी का आपसे पूछ देगा अनुमा पद क्या होगा, समानांतर श्रेणी का अनुमा पद क्या होगा। ठीक है, ये हमको मालूम करना है। बात समझ जाइए एकदम स्टेप वाइज चलिए। समानांतर श्रेणी के बारे में जान गए, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप जान गए। अब हमसे क्वेश्चन एराइज कर सकता है, क्या एराइज कर सकता है कि समानांतर श्रेणी का अनुमा पद क्या होगा। तो हम आपको अभी तुरंत बताए, चलिए वहीं पे चलिए जहाँ से हम लोग आए थे। क्या बताए थे, जनरल फॉर्म क्या बताए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर क्या बताए थे, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, यही हो गया था, आपको बताए थे। अब इसमें हमको क्या मालूम करना है, अनुमा पद मालूम करना है। तो आप देखिए, इसको हम लोग क्या बोले थे, पहला पद। चलिए, तो पहला पद क्या हो गया था, यहीं से चलते हैं। पहला पद क्या हो गया, ए। दूसरा पद क्या हो गया, ए प्लस डी। तीसरा पद आप बता सकते हैं क्या हो गया, तीसरा पद ए प्लस 3d, सॉरी ए प्लस 2d। चौथा पद यहाँ से ही लिख रहे हैं हम लोग। चौथा पद क्या है, चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d। अब देखिए, मिटा दे इसे। ठीक है, चौथा पद ये हो गया। अब आप बताइए पांचवा पद क्या लिखिएगा, पांचवा पद लिखिएगा आप ए प्लस 4d। सिमिलरली छठा पद आप लिखिएगा ए प्लस 5d। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी पद आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिता दिए थे, पहला पद ये था। ठीक है, आप गौर से देखिए इन चीजों को। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हम क्या लिखे देखिए, तो आप बताइए डॉट डॉट डॉट, इसका अनुमा पद क्या लिख सकते हैं, अनुमा पद आप क्या लिख सकते हैं बताइए। ध्यान दीजिए, जब सिर्फ पहला पद था तो डी का कोई टर्म नहीं था। दूसरा पद में क्या हो गया, ए प्लस डी। तीसरा पद ए प्लस 2d। चौथा पद ए प्लस 3d। पांचवा पद ए प्लस 4d। छठा पद क्या आया, ए प्लस 5d। आप गौर कीजिए, जब दूसरा पद की बात आया तो सिर्फ d आया, तीसरा पद आया तो 2d आया, मतलब तीसरा में 3 में 1 घटाए तो 2 आया होगा। चौथा पद में देख रहे हैं ए प्लस 3d, मतलब 4 में 1 घटाए होंगे तो 3 आया होगा। फिर कह रहा है पांचवा पद, तो पांचवा पद फिर 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आया होगा। छठा पद 6 में 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहा है आपको। पहला पद ए था, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। पहला पद ए, दूसरा पद क्या किए ए प्लस डी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब दूसरा था तो 2 में 1 घटाए होंगे, 1 प्राप्त हुआ होगा। तीसरा पद की जब बात कर रहा है तो तीसरा पद ए प्लस 2d, मतलब 3 में 1 घटाए होंगे तो 2 प्राप्त हुआ होगा। फिर चौथा पद ए प्लस 3d लिखिए, मतलब 4 में 1 घटाए होंगे तो 3 प्राप्त हुआ होगा। फिर पांचवा पद 5 में 1 घटाए तो 4 प्राप्त हुआ। छठा पद में 6 में 1 घटाए तो ए प्लस 5d लिखेंगे। तो इसी प्रकार जब आपसे अनुमा पद आएगा, अनुमा पद पूछा जाएगा तो आप क्या लिखिएगा, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करना है, ए प्लस, ए तो सभी में होगा। जब छठा था तो 6 माइनस 1 किए थे, 5 आया था। तो जब बात अनुमा पद की आएगा तो आप क्या लिखिएगा, n माइनस 1। क्या लिखिएगा, n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया कि अनुमा पद हम लोग कैसे लिखते हैं। अनुमा पद को ही हम लोग लिखते हैं, इसी को लिखते हैं क्या चीज में, इसी में हम लोग क्या चीज में लिखते हैं, अनुमा पद को। डेट इज आपका अनुमा पद क्या हो गया, डेट इज अनुमा पद जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Tn से बराबर हो गया, क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? क्या बताए, सिंपली बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पे पहला पद देखिए, गौर से देखिएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो इस प्रॉब्लम में तो फिर से हम बता रहे हैं कि पहला पद क्या था, ए, दूसरा पद क्या हुआ, दूसरा पद ए प्लस डी हुआ, तीसरा पद क्या हुआ, ए प्लस 2d, चौथा पद क्या हुआ, चौथा पद क्या हुआ, ए प्लस 3d, पांचवा पद क्या हुआ, पांचवा पद क्या हुआ, ए प्लस 4d। इसी प्रकार लिखते जाएंगे तो एक बार आएगा अनुआ पद, अनुआ पद, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया? क्यों लिखे अनुआ पद n माइनस 1 इंटू डी? क्यों लिखे? क्योंकि आप देखिए कि पहला पद ए था, दूसरा पद ए प्लस डी, मतलब जब बात दूसरा हो रहा है तो सिर्फ ए प्लस डी हो रहा है, जब बात तीसरा हो रहा है तो 3 में 1 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा 2d, बात चौथा टर्म की हो रही है, चौथा पद की, तो 4 में 1 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, पांचवा पद 5 में 1 घटाएंगे 4 प्राप्त होगा, और सभी में ए प्लस 4d होगा, पांचवा पद हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं अनुआ पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n में 1 को घटाएं तो अनुआ पद प्राप्त हो गया n माइनस 1 इंटू डी। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखिएगा कि किसी समानांतर श्रेणी का अनुआ पद आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं कि ए बराबर क्या हो, टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा ही रहेगा, गारंटी, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट VVI फॉर्मूला है ये आपका, हमेशा याद रखिएगा। टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया आप आसान से समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम इस पे ले लेते एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, दिया हुआ है यदि किसी समानांतर श्रेणी का, ठीक है, श्रेणी, यदि श्रेणी क्या हो, 2 4, हम ले लेते हैं 3 8 दिए हुए समानांतर श्रेणी का। इसी तरह आपसे पूछेगा दिए हुए समानांतर श्रेणी का, दिए हुए समानांतर श्रेणी का, ठीक है, 13 का अनुआ पद मान लो हम आपसे पूछ रहे हैं 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें। आपको कुछ भी पूछ सकता है, 1000वां पद भी पूछ सकता है, 500वां पद भी पूछ सकता है, कोई भी पद आपको पूछ सकता है। तो हम यहाँ से आपको फॉर्मूला जो लिखाए थे याद करिए। ये श्रेणी आपको दिया हुआ है 3 8 30 18, ये श्रेणी आपका दिया हुआ है, इसमें आपको पूछ रहा है 15वां पद, इसमें आपको पूछ सकता है 100वां पद, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हमें अगर फॉर्मूला मालूम रहेगा तो हम कोई भी पद आराम से मालूम कर सकते हैं। तो हम जो आपको फॉर्मूला बताएं अनुआ पद ज्ञात करने के लिए, टी एन बराबर जो फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताएं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हमको पहले क्या मालूम करना होगा, ए मालूम करना होगा, फिर क्या मालूम करना होगा, डी मालूम करना होगा, और n आपको दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, 15वां, मतलब n की जगह पर 15 आएगा, ठीक है। चलिए तो आप बताइए कि यहाँ पे ए क्या होगा, पहला पद ए क्या होगा, ए 3 पहला पद हो गया, ठीक है। डी कैसे मालूम करिएगा आप लोग, डी के लिए आपको बताएं क्या बताएं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे, 8 माइनस डी आपको लिख देते हैं A2 माइनस A1, यही बताया, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5। डी मालूम हो गया आपको,
ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 15वां पद, तो आप लिखिएगा कि T15 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए पहले तो आप लिखिएगा Tn बराबर क्या, ए प्लस, जैसा कि हम लोग जानते हैं अनवा पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए 15वां पद T15 बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर कितना बैठाइएगा, ए की जगह पर 3 जोड़ n की जगह पर 15 -1 इंटू डी की जगह पर कितना बैठाइएगा 5, तो बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 15 में गया 14, 14 गुना 5 बराबर क्या आ गया 3 प्लस 14 पंचे 70 बराबर क्या हो गया 70 3 73, यही मेरा क्या हो गया 73, 15वां पद निकल गया। मतलब इस समानांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा 73 होगा। इन केस आपको क्या पूछ दे, हम दो क्वेश्चन यहाँ पे डाले, आपको क्या पूछ दे 100वां पद, तो 100वां पद के लिए भी आप क्या करिएगा T100 बराबर वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस यहाँ पे बार बार ये फॉर्मूला का यूज हम कर रहे हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की जगह पर क्या बैठाइएगा, ये निकला हुआ है आपका 3 प्लस 100 पूछ रहा है तो 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आप क्या दीजिएगा 5। चलिए 3 प्लस 99 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 55 45, ठीक है 4 55 4 49, कितना हो गया 498। मतलब दिए हुए श्रेणी का 100वां पद आपको क्या हो गया मालूम हो गया 498, है ना। बिल्कुल आसान, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट हम आपको बता दिए कि किस प्रकार ये फॉर्मूला आपका आया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस याद रखना चाहिए कि जब भी आपको बोले अनुवा पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी समानांतर श्रेणी दिया हुआ हो और उसका अनुवा पद आपको पूछ दे, तो बस ये फॉर्मूला का आप यूज करिएगा। और अनुवा पद ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक चाहिए पहला पद और दूसरा क्या चाहिए सार अंतर। जैसे ही आपको ये दोनों चीज मालूम हो गया, आपको कोई सा भी पद आपसे पूछेगा आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समानांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अंतिम पद कैसे मालूम कर सकते हैं। ये सभी जो कंसेप्ट बचे हुए समानांतर श्रेणी का वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।